नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी टेट मैथ और प्रैक्टिस सेट लिया गया हमारा 11 और आज से आप लोगों को हमारे हर एक प्रैक्टिस में टॉप 15% देखने को मिलेंगे। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि इसमें 30% आते हैं। हम मानते हैं 30% आते हैं, हमारा भी यूपी टेट निकला हुआ है, हमने भी दिया है, लेकिन हमारे पास समय की कमी थी, इसलिए हम टॉप 10 की श्रृंखला प्रैक्टिस सेट में वो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ रहे थे। जो भी प्रश्न देखेंगे पीवाईक्यू में उसी पर बेस्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर हमारे सारे प्रैक्टिस सेट आप अटेंड करते हैं तो किसी भी तरीके से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। हर एक टॉपिक को कवर करते हुए हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही करा रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीका बताते हैं कैसे आप प्रश्न को अटेंड करेंगे। और आप लोगों को बता दें, इसकी एक बेसिक की भी क्लास चलने वाली है। बेसिक में तरीका बताएंगे किस तरीके से आप पहचानेंगे और कैसे आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी हम क्लासेस चलाएंगे और सिलेबस बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने हम रखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न दिया गया है, कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है। यानी कारखाने में कुछ लोग काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पीवाईक्यू है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो ये कार्यरत लोगों की आयु दी गई है। यहाँ पर अलग अलग वर्ष के लोग काम कर रहे हैं किसी कारखाने में। ये यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आयु का परिसर है, तो परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज। ठीक है, अगर रेंज निकालनी आती है तो रेंज को ही हिंदी में कहते हैं परिसर। तो देखिए, परिसर निकालना बहुत ही आसान है। हमें यहाँ पर वैसे अरेंज करना पड़ता है, यानी बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मीन्स जैसे एक है, एक के बाद दो आएंगे, तीन आए, यानी ये बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना समय नहीं रहेगा। बशर्ते हमें यहाँ पर सबसे छोटी संख्या देखनी होगी और सबसे बड़ी संख्या देखनी होगी। तो सबसे छोटी इसमें संख्या 1 हमको दिख रही है। देखिए, परिसर कैसे निकालते हैं, तो बड़ी संख्या से माइनस करते हैं हम छोटी संख्या को, बस इसका परिसर यही। देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न ये यूपी टेट में पूछा गया था। अब देखिए, सबसे छोटी अगर संख्या देखें तो इसमें आप लोगों को 23 मिल जाएगी। अब इसी में सबसे बड़ी संख्या हमें देखनी, जो सबसे बड़ी हो, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे बड़ी इसमें अगर दिखेगी तो वो 54 मिल जाएगी। तो यहाँ पर 54 से माइनस कर देंगे छोटी संख्या, यानी कि हम 23 को। तो यहाँ 4 से 3 जाएगा, बचेगा 1, 5 से 2 जाएगा, बचेगा कितना, 3। तो इस तरह से हमें 31 यहाँ पर मिलेगी। 31 वर्ष यहाँ पर इसका परिसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी दिया गया है नंबर डाटा, ये आयु का है। तो इतने इतने वर्ष के लोग काम कर रहे हैं, तो इनका परिसर क्या रहेगा, तो परिसर आप बताएंगे 31 वर्ष। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप बढ़ते क्रम में इनको लिखिए, आरोही क्रम में, उसके बाद सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो बड़ी से छोटी को माइनस कर देना है तो परिसर निकल आएगा, और कुछ भी नहीं करना था। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये प्रश्न पूछा गया। अभी कुछ हम प्रश्न ऐसे कराएंगे, 10 प्रश्न जो पीवाईक्यू होंगे। लगातार जो भी 10 प्रश्न मिलेंगे ये प्रीवियस ईयर में सब पूछे गए हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतानी है, और तो इन सभी में इसी तरीके से रखे गए थे, लैंग्वेज यानी शब्दों में रख दिया था नंबर्स को। ठीक है, जैसे शून्य लिख दिया तो यहाँ पर शून्य है। ठीक है, यहाँ पर 1 रखा गया, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। इन सभी में आपको बतानी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ये पीवाईक्यू प्रश्न है, तो आपको बताना सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी। पहली बात, अभाज्य संख्या का मीनिंग समझिए। देखिए, ऐसी संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 5, तो 5 को अगर तोड़ें गुणनखंड में, देखें 1 गुणा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो या तो 5 या 1 से कटेगी, या तो 5 1 स्वयं से भी कटेगी। तो अभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी 2 ही संख्याओं से कटती हैं। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पर एक संख्या को मत गिनिएगा, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, और इसके मिनिमम 2 गुणनखंड होने चाहिए। एक के तो केवल 1 ही गुणनखंड होगा, 1 गुणा 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। ये भी पूछा गया, एक कैसी है, ये भी पीवाईक्यू प्रश्न बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी जो हमारी अभाज्य संख्या होगी वो हो जाएगी 2। ठीक है, तो सबसे छोटी, अब 2 से बड़ी हमारी 3 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी पीवाईक्यू प्रश्न लिया गया है। हमने इन प्रश्नों को शामिल किया क्योंकि आप उनको दिखाना चाहते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पाई दिया गया है, तो पाई यहाँ पर है। अब पाई का मान कितना है, तो आप बताएंगे 22/7 होता है।
ठीक है। दशमलव में भी होता है पाई का मान 3.14 होता है, जहाँ पर ज़रूरत इसकी होती है रखने की वैल्यू की तो वो भी रख करके सॉल्व करते हैं, ये इसकी वैल्यू ज़्यादातर यूज़ की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पाई का पूछा गया, तो पाई किस प्रकार का, यहाँ पर एक विषम है कि सम है कि अभाज्य है कि अपरिमेय है, तो आप यहाँ पर बताएंगे पाई जो हमारा है वो एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय। लेकिन पाई का जो मान पूछा जाएगा 22/7, ये भैया परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? ये है परिमेय, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पाई का मान 22/7 क्या है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रश्न कैसे भी बन सकता है, एग्जामिनर बना भी सकता है। लेकिन यहाँ पाई का मान था तो पाई एक बताएंगे एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा गया। अब यहाँ पर x का मान पूछा गया था, अब कैसे आप x का मान निकालेंगे? यहाँ पर हमें सबसे पहले बेस को समान करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर देखें 9 है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, यानी 3 3 9 होता है स्क्वायर के फॉर्म में। अब जैसे ही यहाँ पर हम 3 की पावर 2 लिखेंगे और इसके जो भी वैल्यू पावर ऑलरेडी लगी हुई है इसको हम ब्रैकेट में करेंगे, 2x - 1 कर देंगे, बराबर में हो जाएगा। अब 2 को यहाँ पर आप पहले नंबर पर गुणा कर लीजिए 5 बार में, तो 2 × 2 × 2 × 2 और × 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 हो जाएगा। 5 बार है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा कितना? 32, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 32 मिलेगा। अब 32 से 5 को माइनस कर देंगे, जैसे 5 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? यहाँ पर तो बताएंगे आप 27 मिल जाएगा। तो 32 को 5 निकालेंगे कितना मिलेगा? 27, ठीक है। अब 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो आप बताएंगे 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 का क्यूब है, ठीक है। 27 को हम क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर फाइनल अगर देखें सब कुछ सॉल्व करने के बाद, इसे इतना सब कुछ सॉल्व करने के बाद, क्योंकि 5 को भी मैंने माइनस कर लिया, तो यहाँ से तो हमारा आंसर जो बनेगा 3 की पावर 3। जब भी हमारा बेस नीचे की हमारा बेस सेम होगा, यानी बेस मीन्स आधार सेम होगा, तो पावर सेम हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारी पावर हो जाएगी, अब ये गुणा कर लेंगे यहाँ पर, तो सीधा सीधा आंसर लिखते हैं। 2 दूना कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 4x, माइनस लगाएंगे और 2x हो जाएगा, बराबर में कितना रहेगा? यहाँ की पावर कितनी है? तो आप बताएंगे 3। ध्यान से समझिएगा, इसको मैंने सॉल्व किया, 5 को भी यहाँ पर माइनस किया था, 27 है, 27 को पावर के रूप में लिख लिया और फिर यही 3 की पावर 3 बन गया। यहाँ पर 3 3 9 9 3 27 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जब आधार सेम हो गया तो पावर सेम होती है, रूल होते हैं, तो यहाँ पर मैंने सेम कर लिया। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए अब इधर 2 माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, तो बचेगा कितना? 4x, बराबर में कितना हो जाएगा? इधर 5 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व करने के लिए हमने सारे स्टेप बता दिए कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप आंसर को निकाल सकें। देखिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर दिया गया राइट आंसर है, 4/5 लिखा गया। कितना है? 4/5। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, ये गुणज होगा। तो ये गुणज होगा, कौन सा इसमें से गुणज होगा? ये PYQ प्रश्न है, एग्जैक्ट वही रखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो 1 से 10 तक PYQ हैं और फिर 11 से लेकर 15 तक जो प्रश्न दिए गए 5 अलग से, वो हमारी तरफ से इन पर बेस्ड प्रश्न लिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 की 3 क्रमागत, तो यहाँ पर गुणज पूछा है, तो पहला गुणज हम मान लेते हैं 3 है यहाँ पर, जैसे तो 3x पहला गुणज हो गया, दूसरा हमारा बन जाएगा 3x + 3 हो जाएगा, दूसरा हो गया, तीसरा देखेंगे 3x + 6 हो जाएगा। ये 3 गुणज इनके दिए गए हैं, ठीक है। तो 3 की 3 क्रमागत गुणज, ये मैंने क्रमागत गुणज लिख लिए। अब तीनों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x + 3 और प्लस 3x + 6 बराबर में किसके हैं? तो आप बताएंगे 99 के। अब 3 को जोड़ेंगे x वाले, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो 3 3 6 3 9, तो बनेगा कितना? 9x। अब प्लस में कितना आ जाएगा? 6 3 9 आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? 99। 9 इधर से माइनस हो जाएगा, तो 9x बराबर में 9 ये माइनस हो गया, तो बचा कितना है यहाँ पर? 90। अब 9 कम 9 कट जाएगा, 9 कम 9 कटेगा, यानी x बराबर कितना आ गया? तो आप बताएंगे 10। जो पहला हमारा गुणज बनेगा, तो देखिए यहाँ पर था 3x, अगला था 3x + 3 था, अगला था 3x + 6। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए 3 यहाँ पर हो गया और 10 यहाँ पर आ गया, तो कितना हो गया? 3 दशमलव 30 हो गया एक, ठीक है। अब यहाँ पर 10 की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 10
अब प्लस 3, ठीक है। तो 10 तियाँ 3, 10 तियाँ 30 और 30 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला कितना हो जाएगा, तो 10 तियाँ 30 और 6 कितना हो गया, 36। तो इस तरीके से कितना हमारा आंसर बनेगा, 30, 33 और 36 बनेगा। तो इस तरह से हमारा देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 30, 33, 36, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो देखिए सारे स्टेप को समझना है, अच्छे से समझ गए तो वहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। सारे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार मन में काउंट करके यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, 2 लाइन में ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो वह है। ये देखिए कितना छोटा सा प्रश्न पूछा गया। तो यानी इसमें हम कितना जोड़ दें, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, सीधा सीधा ये कह रहा था। तो 269 में हम कितना जोड़ दें। अब ये पहली बात देखिएगा कितना जोड़ने पर, अब देखिए यहाँ पर लिखा है 31 को जोड़े। अगर हम 31 को इसमें जोड़ देते हैं तो चलिए 31 को जोड़ के दिखाते हैं। तो यहाँ पर बना कितना हमारा 9 और एक कितना होगा 10 का 0, इधर आएगा 10, इधर हो गया 3। तो 300 क्या हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, कभी है? तो बोलेंगे नहीं। क्या हम 16 को इसमें जोड़ देते हैं, भाई ऑप्शन सही करना था। 16 को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 9 6 कितना हो गया 15, इधर आएगा कितना हो जाएगा 8, इधर हो गया 2। क्या 285 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए आप लोगों को स्क्वायर भी आने चाहिए, कम से कम 25 तक मिनिमम याद होने चाहिए। ये भी नहीं है, तो ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। अगर हम यहाँ 269 में अगर 7 को जोड़ दें तो यहाँ 9 और 7 कितना हो गया, 16 के 6 हंसला 1 कितना, तो 276 बनेगा। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर हम 269 में 20 को जोड़ देते हैं तो यहाँ 9 बनेगा, यहाँ 8 2। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। ये किसकी है तो आप बताएंगे 17 की। 17 का स्क्वायर करेंगे तो आपको यह संख्या मिल जाएगी 289। ठीक, कितना मिलेगा 279, 89 यहाँ पर 89 90, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये सारे मैंने जोड़ के दिखाए थे ताकि समझ में आ जाए, बाकी हमें यहाँ जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, हमें तो वैसे भी पता था यहाँ पर ये किसके करीब है बन रही संख्या, ठीक है। तो वर्ग आप लोगों को आते होंगे तो बहुत ही आराम से इन्हें सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। एक त्रिभुज के कोणों में 2 3 4 का अनुपात है, त्रिभुज के कोण होंगे। अब देखिए जो त्रिभुज के कोण हैं उनका अनुपात दे रखा है। तो कोई भी त्रिभुज होता है तो उनके कुछ कोण होते हैं यहाँ पर, यानी 3 कोण बने होते हैं उनमें, और उन कोण का यहाँ पर अनुपात दे रखा है। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी और सी तीनों कोणों का यहाँ पर अनुपात दे रखा। तो चलिए हमने कोण यहाँ पर ये बना लिए। अब देखिए अनुपात में कितना 2 अनुपात 3 अनुपात और 4 दिया गया। जब भी अनुपात दिया जाएगा एग्जैक्ट, देखिए हम यूनिट से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट मीन्स सभी कोणों का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 180 डिग्री होता है। अगर सभी कोणों को जोड़ें ए बी सी तो आंतरिक सभी कोणों का मान कितना हो जाएगा 180। तो अनुपात दिया गया है, तो चलिए अनुपात जब दिया गया है तो सभी अनुपात को जोड़ देते हैं। 4 3 7 2 9। तो यहाँ पर अनुपाती योग कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे अनुपाती योग से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अनुपाती योग, तो अनुपाती योग बराबर में देखें कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर 9 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, तो सभी भाई ये जो भी कोण दिए गए हैं ये आंतरिक कोणों का अनुपात दिया गया है, और आंतरिक कोणों का योग कितना 180। तो यहाँ पर अनुपाती योग बराबर हो जाएगा आंतरिक कोण के बराबर के, तो यानी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट का मान देखेंगे कितना हो जाएगा, तो 9 से इसे भाग देंगे, 9 दूनी 18 1 0। तो यानी एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 20 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमें इसका मान बताना है, पूछा किसका गया, सभी का मान पूछा गया, तो सभी का मान हम निकाल सकते हैं। तो इसमें भी देखिए एक यूनिट बराबर है 20 डिग्री, तो आप इसमें से 20 को गुणा करिए, इसमें भी 20 से गुणा करिए, और इसमें भी आप 20 से गुणा करिए। तो देखिए 20 चौका कितना हो गया, तो आप बताएंगे 80। 20 यहाँ कितना हो गया, तो आप बताएंगे 60, और 20 दूना कितना हो गया, तो आप बताएंगे 40। तो इस तरह से हमें देखिए तीनों कोण मिल गए। हम अगर चाहते तो x लगा करके भी निकाल सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी मेथड देखिए जो ज़्यादा समय नहीं लेते, कम समय के अंदर निकाल देते हैं। तो 40 60 80, तो 40 60 80 यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये PYQ प्रश्न है, इस पर आधारित हमने बहुत से प्रश्न करवा दिए हैं। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट देखे हैं 1 to 10 तक, ठीक है, जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने बनाए उसमें ऐसे प्रश्न हमने रखे हैं। और ये PYQ प्रश्न है, ये पूछा गया है यूपी टेट में, ठीक है, ये मैंने उठाए हैं। देखिए 2 संख्याओं का मसा 13 और उनका लसा 1989 है।
ठीक है। यदि उनमें एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो इसका रूल क्या बना था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के, यानी लसा गुणे मासा के बराबर होता है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो एक संख्या दे रखी है, मान लेते हैं 117 दे रखी है, दूसरी हमें नहीं पता। चलिए एलसीएम यहाँ पर दे रखा है कितना है, तो आप बताएंगे 1900, यहाँ पर दे गया 1989, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 13। अब देखिए इस संख्या को हमें सीधा सीधा काट देना है, दूसरी संख्या हमको निकालनी है। तो यहाँ पर इस संख्या को ऐसे ही लिखे रहे, चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर काट सकते हैं, हमने रूल भी बताए हैं, ठीक है, काटना भी सीख जाइए। अब 13 से कट रही संख्या है, 13 कम 13 काट देते हैं, 13 9 होता है कितना, तो आप बताएंगे 117, ठीक है, कट गई। अब 9 से संख्या कट रही, काटेंगे, 9 कम 9 लग जाएगा, 9 दूनी 18 बचेगा 1, और 9 दूनी 18, 9 कम 9। तो इस तरह से हमने देखा 221 यहाँ पर संख्या मिली। ये कौन सी संख्या थी, तो आप बताएंगे दूसरी संख्या थी। तो दूसरी संख्या को हमने यहाँ पर बहुत ही आसानी से निकाल लिया, 221 हमारी यहाँ पर दूसरी संख्या होगी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए पुनः हमने यहाँ पर ले लिया एक परिसर का, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू प्रश्न ही लिया है हमने। अब देखिए इसका राइट आंसर हम बताएंगे। आंकड़ों, अब आंकड़ों में लिख करके छोड़ दिया था, अब इस तरीके से डाटा दिया गया तथा 42 का परिसर है, परिसर शब्द को पकड़ना है। तो परिसर मीन्स, अभी पहला ही प्रश्न था, तो परिसर मीन्स क्या होता है, बड़ी संख्या से माइनस कर देंगे हम छोटी संख्या को। अब सबसे छोटी इसमें आपको संख्या देखनी है, कौन सी सबसे छोटी आ रही है। तो हमें तो इसमें सबसे छोटी 15 दिखाई पड़ रही है। इन सभी में सबसे बड़ी हमें अगर संख्या देखें तो हमें यहाँ पर 42 दिखाई पड़ रही है। तो 15 से छोटी कोई संख्या है क्या इसमें दिखाई पड़ रही है, नहीं। तो अब यहाँ पर हम परिसर निकाल सकते हैं। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है, तो आप बताएंगे 42 है, उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 15। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो यहाँ देखिए अब जब 12 होगा, 12 से 5 जाएगा तो बचेगा कितना 7, यहाँ 3 से 1 गया, बचा कितना 2, 27 हो जाएगा। तो देखिए इसका जो परिसर आएगा वो कितना आ जाएगा 27, ठीक है। तो यहाँ पर आंकड़ा जो भी दिया गया था उसका परिसर बताना था। सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये पीवाईक्यू प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मेट क्या कहता है कि उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जब सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो उसका एंगल भी, जितने भी एंगल बनते हैं वो भी सभी बराबर होते हैं। तो ये भुजा, इधर की भुजा और इधर की भुजा, तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया कुछ इस तरीके से। अब इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। अब यहाँ पर भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर भुजा। तो देखिए ए जो है हमारी एक भुजा है, कितनी बताई गई है, 20 सेंटीमीटर की ये भुजा बताई गई है। तो इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कुछ फार्मूले तो तैयार ही करने पड़ेंगे। तो इसका होता है √3 गुणे, यहाँ बटे में रहता है 4, इधर रहता है साइड यानी भुजा का वर्ग, क्या रहता है, भुजा का वर्ग रहता है, जैसा कि हमने हिंदी में लिख दिया। अब यहाँ भुजा कितनी है 20, यहाँ पर √ रखेंगे कितना 3, बटे में कितना रहेगा 4। अब भुजा का वर्ग तो 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 20 गुणा 20, या भुजा का यहाँ 20 का वर्ग कर दीजिए, 400 रख दीजिए डायरेक्ट, तब भी तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे कर लेंगे। तो 4 कम 4 और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, यहाँ कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब गुणे में 100 आया, अब यहाँ पर गुणा लगा है तो 100 को हम इसके आगे लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 100, और इधर √ में कितना था 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20 पंचे कितना हुआ 100, एक तो 4 से कट गया था, 20 4 पंचे, अब 20 पंचे 100, और 100 इसके आगे लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, और जो कि ये यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। इस आंसर को आप इसमें मैच करा लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर दिखेगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से तो हमारे द्वारा जो सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। देखिए यहाँ पर सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अनुपात बनाते हैं। तो सी की आय 20 से बोला गया है, कितना अधिक है 20%। तो बी की हम 100 अगर मान लें तो सी की आय 20% अधिक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 120 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे, और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है,
तो यहाँ बोला है बी की आय ए से, तो बी की आय ए से 25% अधिक है, तब इसको हम 100 मानेंगे। 25% अधिक है तो ये 125 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने बना लिया। अब बोला गया सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसका हम अनुपात बनाएंगे ताकि हमें कंबाइन अनुपात एक बना सकें। यहाँ काटेगा 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 और 20 चक्का हो जाएगा 120। यहाँ काटें अगर तो देखेंगे 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 25 पंजे कितना हो जाएगा 125। तो यहाँ पर हमारा छोटा अनुपात हो गया और यहाँ कंबाइन अनुपात बनाएंगे ए बी और सी का अनुपात बनाएंगे। ए कितना है यहाँ पर, ए और बी का अनुपात देखेंगे, ए कितना है 4 और बी कितना है 5, तो यहाँ पर रखेंगे 4 और यहाँ पर रखेंगे 5। फिर से बी और सी का, तो बी का कितना है 5 और सी का कितना 6, तो बी का कितना है 5 और सी का कितना है यहाँ पर 6। तो इस तरीके से कंबाइन अनुपात बनाना सीखिएगा, क्योंकि हमने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, इसमें बताया किस तरीके से बनता है। अब 5 इसके आगे देखिए जगह खाली है, तो यहाँ पर 5 को रिपीट करिए, इसके आगे जगह खाली, तो इसी संख्या को यहाँ पर रिपीट करना है। अब इन दोनों का गुणा करना है। पहली बात गुणा नहीं करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा कैसे। इसमें कुछ भी कॉमन मिल रहा है, एक लाइन में मिले चाहे ऊपर नीचे मिले, कुछ भी कॉमन मिले जो काटने वाला हो तो उसे काट दीजिएगा। देखिए 5 एकम 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, बचा कितना है यहाँ पर 6, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर गुणा करेंगे। 6 एकम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 एकम कितना हो जाएगा 4। इस तरह से हमारा एक नया अनुपात जो ए बी सी का बना है यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है। अब यहाँ पर ए बी सी का तो हमने एक नया अनुपात बना लिया। ए का कितना है 4, बी का कितना है 5 और सी का कितना है 6। अब यहाँ पर हम देखेंगे सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम अधिक है, सॉरी अधिक की बात है, सी की आय ए की आय से तो कितने प्रतिशत अधिक है, तो सीधा सीधा देखिए यहाँ पर अधिक ही मिल रही है। कितनी अधिक है, तो आप बताएंगे +2 अधिक है। इसी अधिक का हमें प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो प्रतिशत अधिक में बताना है, अधिक कितनी है 2, तो 2 ऊपर रखेंगे। किससे अधिक है, ए से, बोला गया ए की आय से जिसके साथ लगाओ नीचे रखेंगे, तो 4 यहाँ रखेंगे। परसेंट बनाना था 100 करेंगे, 4 एकम 4 और 4 से 100 को भाग देते हैं, 25 बार में जाता है। 25 दूना कितना होता है, तो आप बताएंगे 50%। तो कितनी अधिक है, तो आप बताएंगे 50% अधिक है। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 12। देखिए ऐसा प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया। यहाँ पर n और यहाँ पर x, ऐसा नहीं है, यहाँ पर x ही होगा, ध्यान रखिएगा, वो टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। तो हमें x का मान बताना है। यहाँ 3 की पावर x + 8 है, यहाँ 27, तो 27 को हम लिख सकते हैं पावर के रूप में। देखिए 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, क्योंकि 27 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। कैसी है, क्यूब नंबर। तो 27 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू 3 और x प्लस यहाँ पर कितना हो गया 8, बराबर में कितना है 3 की पावर, यहाँ रखेंगे 3, बाकी जो वैल्यू पावर थी वैसे लिखेंगे 2x + 1। अब देखिए आधार आधार जब भी सेम होगा तो पावर सेम हो जाती हैं, ठीक है। जब आधार सेम होगा, जैसे 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो पावर सेम हो जाएगी, x प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगा बराबर में। अब इन दोनों को गुणा करके लिख लेते हैं। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा x, और 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x वाली वैल्यू एक साइड में, नंबर को एक साइड में करेंगे, तो ये x इधर प्लस में, इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना 5x बचेगा। अब 3 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो 8 से वो घट जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5। तो यहाँ पर देखें 5 एकम 5 कटेगा, 5 एकम 5, तो यहाँ पर x बराबर कितना आया, तो आप बताएंगे 1। तो हमारा इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और x का मान हमने निकाला है कितना है, तो आप बताएंगे 1 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13। देखिए इस तरीके से प्रश्न लिया गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर तो हमें ये क्यूब, इसका क्यूब रूट पता करना है। अब देखिए 8 का जो क्यूब रूट होता है तो आप बताएंगे 2, ठीक है। अब 3 बार इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर बनेगा। तो क्यूब रूट जो बनेगा 8 का कितना बन जाएगा 2 बनेगा। तो हमें यहाँ पर रखना है इसकी जगह पर 2, तो पहले से सॉल्व कर लेते, 2 हमने रख दिया। अब 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कितना बनता है, तो आप बताएंगे 4, भाग का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों हमारे अंडर रूट में रखें, दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका 100 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा 10 निकलेगा। 49 का कितना स्क्वायर रूट निकलेगा, तो आप बताएंगे 7 गुणे में। अब यहाँ पर देखेंगे यह भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो क्यूब नंबर है यानी घन नंबर है, तो इसका घनमूल क्या बनेगा, तो आप बताएंगे 5 बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से छोटा सा प्रश्न बन गया, अंडर रूट में रखा हुआ, तो मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इनकी वैल्यू को चेंज करते हैं। तो 2 बटा यहाँ पर लिखेंगे, पहले नंबर जो भी वैल्यू लिखी है, जैसे 4,
फिर गुणा का साइन लगाएंगे, 7 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, गुणे में कितना रहेगा यहाँ पर 5। केवल मैंने वैल्यू यहाँ पर 10/7 थी, अब इसे 7/10 कर दिया, इस साइन को मैंने चेंज किया। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 एकम 5 कटेगा, 5 दूना 10 लग जाएगा, 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, ऊपर बची है संख्या कितनी 7 और नीचे संख्या बची है कितनी 4। अब 4 से यहाँ पर भाग दे देंगे, जब 4 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा 4 एकम 4, अब बचेगा कितना यहाँ पर 3, तो 1 सही 3/4 इसका राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 1 सही 3/4। तो यहाँ पर मैच कराएंगे तो ऑप्शन बी आप लोगों को यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए अनुपात में यहाँ पर दिया गया है 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है, 4 संख्याएं दी थी। उन संख्याओं का योग यहाँ पर दिया गया 16। पहली तथा चौथी संख्याओं का योग बराबर है, तो हमें यहाँ पहली चौथी संख्या का योग बताना है। हम ABCD में संख्या मान लेते हैं, संख्या A थी, दूसरी B और तीसरी C और यहाँ पर D। तो यहाँ पर चारों संख्याओं का अनुपात दे रखा है, हम मान लेते हैं ABCD हमारी संख्याएं थी। अब इनका अनुपात कितना 1:2:3:4। चाहे तो हम x लगा के कर सकते हैं, ना लगाए तो इन्हें हम यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात जो भी दिया गया हमारे यूनिट में हो गया। अनुपाती योग कितना हो जाएगा, तो अनुपाती अगर हम योग करें, इस अनुपात को जोड़ें तो 4 3 7 2 9 1 10, तो अनुपाती योग हमें कितना मिल जाएगा 10। और चारों संख्याओं का योग कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे 16 दिया गया है। तो अनुपाती योग बराबर किसके हो जाएगा, चारों संख्याओं के योग के। तो यहाँ पर 16 के बराबर 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 10 से हम इसे भाग दे देंगे। जब यहाँ पर 16 को 10 से भाग देंगे तो दशमलव में आंसर देखने को मिलेगा 1.6 देखने को मिलेगा। कितना मिल जाएगा 1.6 मिलेगा। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना 1.6 पूछा गया पहली संख्या। तो पहली संख्या हमारी देखें 1 यूनिट बराबर 1.6 है, तो हमारी पहली संख्या तो यही बन गई। तो 1.6 ही हमारी ये पहली संख्या बनी है। अब देखें लास्ट की संख्या, तो यहाँ पर कितना दिया गया 1.6, 1 यूनिट बराबर 1.6, तो 4 यूनिट बराबर, तो 4 से इसे हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से गुणा कर लेते हैं, 4 × 24 के 4 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 के बाद दशमलव यानी 6 दशमलव कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, चौथी संख्या हो गई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कौन सी पहली संख्या और ये हो गई हमारी चौथी संख्या। ठीक है, अब इनका बोला योग बताइए, तो यहाँ पर योग देखेंगे। अब 6.4 में 1.6 को जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0 हुआ, 1 आ जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 8। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हमें आंसर देखने को मिलेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 8 आएगा। कितना 8। ठीक है, तो 8 यहाँ पर राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है हमारे गलत हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टाइपिस्ट ने है वो गलती कर दी है। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर 8 आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। देखिए, यदि एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल है। अब वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप जो होता है उसका फार्मूला होता है 4 गुणा भुजा होता है। क्या होता है 4 गुणा भुजा, यानी 4 × साइड जिसे कहते हैं। अब परिमाप यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, निकला हुआ है 4 और यहाँ पर 4 है इंटू यहाँ पर भुजा। तो परिमाप से हम भुजा पता कर सकते हैं। 4 इधर गुणे में इधर भाग में जाएगा, तो 4 एकम 4 काटिए, 4 × 24, तो भुजा बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 6 हो जाएगा। भुजा बराबर 6 और क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोगों को पता ही है। इसमें क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग होता है। तो भुजा हमारी कितनी थी यहाँ पर 6 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 6 × 36, तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 36 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसानी से प्रश्न सॉल्व हो गया। तो इस तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो टॉप 10 शुरुआत के हमने प्रश्न लिए थे वो सभी के सभी PYQ थे, जैसा कि आपने देखा। और यहाँ पर जो 5 प्रश्न हमने अलग से ऐड किए हैं, यह भी उन्हीं पर आधारित प्रश्न बनाए गए हैं। अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। जल्द ही इनकी बेसिक वाली क्लासेस भी हम चलाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।